हेलो मेरी प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों और प्यारे नफरत करने वालों, जिसको दिक्कत है मेरे इंग्लिश एक्सेंट से। और तो और ऐसा भी कमेंट मिला है कि अरे कुत्ते भौंकना है तो हिंदी में भौंक, इंग्लिश पे मत भौंक, ऐसा कमेंट भी मुझे मिला है। तो आ गया हूँ मैं हिंदी में भौंकने के लिए। तो क्या भौंकूंगा मैं भौंकूंगा कि पुर्तगाल की रेसिडेंसी के जो कार्ड है, टीआर हो या फिर पीआर हो, जो भी रेसिडेंसी कार्ड है, कैसे मिल सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेंगे इसके लिए। और स्पेसिफिकली ये पूरा वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए, मेरे जो स्टूडेंट्स भाई बहन हैं जो पुर्तगाल में आना चाहते हैं और उनके पास क्वेरीज है, उनके पास इंफॉर्मेशंस की लेकिंग्स है कि हाँ कैसे आ सकते हैं। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ वहाँ थोड़े थोड़े करके जो है फैला पड़ा है। तो मेरा कोशिश यही रहेगा इस वीडियो के माध्यम से कि मैं सारे इन्फॉर्मेशन को जो हो इकट्ठे करके इस वीडियो में आपको दे दूँ। सो या मेरा कोशिश रहेगा। और मैं ये बता दूँ, मैं इंडियन नहीं हूँ, ना ही मैं पाकिस्तानी हूँ। तो मेरा हिंदी भी अच्छा नहीं है, हिंदी में भी मैं अच्छा नहीं भोंक पाऊंगा, तो उसके लिए मुझे माफ़ी दे देना। तो हाँ, स्टूडेंट के लिए जो पहला फैसिलिटी है वो है अपॉइंटमेंट। और रेसिडेंसी कार्ड की अप्लाई के लिए भी पहला जो दिक्कत है वो है अपॉइंटमेंट। जिस डेट पे, जिस अपॉइंटमेंट पे, जिस दिन आप जाएंगे रेसिडेंसी कार्ड अप्लाई करने में, जो कि वर्कर्स है मेरे भाई, जो वर्कर्स होते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इस मामले में, और सारे मामले में ही उन लोगों को जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता। जो वर्कर्स भाई बहन हैं उन लोगों को अपॉइंटमेंट मिलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होते हैं। और ये गया वन पार्ट। उसके बाद अपॉइंटमेंट मिल जाने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स का बहुत सारा दिक्कत होता है। वो डॉक्यूमेंट्स का बहुत ही झमेला है, बहुत ही झंझट कि आपको कौन से कंपनी में जॉब मिला, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, कितना सैलरी, सैलरी का जो है आपका कितना परसेंट जाता है, आपका टैक्स के लिए बहुत सारा जो है झंझट होते हैं। पर हमारे लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए ये झंझट बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए शुक्र है खुदा। तो ये है कि डॉक्यूमेंट का जो मैं एक बता पहले मैं ये बता देता हूँ कि जे रेसिडेंस कार्ड का जो मामला वो क्या चीज़ है। लाइक रेसिडेंसी कार्ड स्टूडेंट जो होते हैं दूसरी देशों में मिलते हैं कि हाँ वीसास मिलते हैं। कुछ देशों में रेसिडेंसी कार्ड भी मिलता है जो है टेम्पोररी रेसिडेंसी कार्ड, टीआरसी। और पुर्तगाल में भी मिलता है। पर दूसरे देशों में यूरोप की टीआरसी में ही गुजारा कर लिया करो, परमानेंट ना भाई ना। पर पुर्तगाल का जो सिस्टम है, मैंने पहले सोच रहा था पुर्तगाल आने से पहले, मुझे भी पता नहीं था, फिर मैंने इन्फॉर्मेशन जाना और तभी मैंने पुर्तगाल आया। क्योंकि इससे बेहतर कंट्री सिटीजनशिप के लिए और कोई भी नहीं है। मेरा यकीन मानिए, इससे बेहतर कंट्री कोई भी नहीं है यूरोप में। पुर्तगाल का जो नियम है ये है कि अगर आप वर्कर हो और स्टूडेंट्स हो, सबका ये एक ही नियम है कि 5 साल, अगर आप 5 साल टेम्पोररी रेसिडेंसी कार्ड टीआरसी के साथ अगर आप 5 साल पुर्तगाल में रहेंगे, उसके बाद आपको जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप हाँ परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, पीआर। और परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड मतलब तो आप परमानेंट रेसिडेंट हो गए हो यहाँ पर, और उसके बाद तो आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिटीजनशिप पासपोर्ट लेने में 6 से 7 साल लग जाता है। तो ये था पहला खुशखबर कि हाँ अगर आप स्टूडेंट भी हो आपको जो है सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि रेसिडेंसी कार्ड कब मिलता है, कैसे मिलता है, और वीज़ा का क्या इशू है। तो अगर आपका कोर्स हो गया कि शॉर्ट कोर्स जो कि 1 साल से कम है, हो सकता है 3 महीने, हो सकता है 6 महीने, तो 1 साल से अगर कम हो तो आपको सिर्फ वीज़ा ही मिलेगा, आपको रेसिडेंसी कार्ड नहीं मिलेगा। पर अगर आपका कोर्स 1 साल से ज़्यादा हो, जो कि लॉन्ग टर्म कोर्स माना जाता है, और उसका जो वीज़ा टाइप है आपको अप्लाई करना पड़ेगा D4 वीज़ा। आप जब VFS ग्लोबल जाओगे तो बोलोगे कि D4 वीज़ा मुझे अप्लाई करना है। तो D4 वीज़ा टाइप में जो होता है आपको 4 महीने की वीज़ा मिलेगा। 4 महीने के लिए आपको एंट्री वीज़ा जो है सेंजन वीज़ा, आप किसी भी कंट्री से भी होकर आ सकते। मेरा था कि मैंने आया था स्पेन में, तो मेरे पासपोर्ट पे कोई भी सील नहीं है पुर्तगाल का अभी तक,
क्योंकि मैंने स्पेन में पहला एंट्री किया, यूरोप का जो सेंजन एरिया है उसमें पहले मेरा प्लेन जो है लैंड हुआ था स्पेन में। तो स्पेन में मैंने इमिग्रेशन कंप्लीट किया था, तो इसके लिए मेरे पासपोर्ट में इसमें स्पेन का जो है सील है। तो आप किसी भी कंट्री से लैंड कर सकते हैं, किसी भी कंट्री से इमिग्रेशन कंप्लीट करके पुर्तगाल में आ सकते हैं। तो वो आपका वीज़ा हो गया 4 महीने के लिए, और इस 4 महीने की अंदर ही अंदर आपको रेसिडेंसी कार्ड के लिए अप्लाई भी करना पड़ेगा और आपके हाथों पे होना भी चाहिए। तो जो मैं पहले बता रहा था कि हम स्टूडेंट का फ़ायदा ये है कि आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जब आपके पासपोर्ट में वो वीज़ा का जो स्टिकर लगाते हैं, तो जब वीज़ा जो स्टिकर बनते हैं उसी दौरान वो लोग ऑटोमेटिकली आपके लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर देता है। ये हमारा प्लस पॉइंट है स्टूडेंट का, जो वर्कर्स का नहीं होते। वर्कर्स पहले आते हैं, फिर जो है इस झंझट से होके गुजरना पड़ता है कि हाँ अपॉइंटमेंट मिले कि ना मिले, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पर हमारे लिए नहीं, हमारे वीज़ा पर ही एक जो है, सब लोगों की वीज़ा पर ही एक लिंक होता है। तो मेरे यूनिवर्सिटी ने भी बोला था उस लिंक पे क्लिक करके तुम जो है अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना। पर जब मैंने उस लिंक को टाइप करने पे तो बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है, तो मैंने टाइप करके जब मैंने उस लिंक पर गया तो मुझे पता चला मेरे पास ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है। इस तारीख को, इस डेट एक तारीख दिया हुआ था कि इस तारीख पे मेरा अपॉइंटमेंट है, और वो था तकरीबन 1 महीने बाद। तो 4 महीने से मेरा 1 महीने चला जाएगा। तो इस 1 महीने में आप क्या करेंगे? आप आपका वक्त ज़ाया करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इस 1 महीने में पहले ही जाकर पुर्तगाल में आपको देखना पड़ेगा उस जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट उस लिंक में जाके पहले ये देख लेना। ऐसा भी हो सकता है कि आपका अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिक ना हो, तो पहले आप सेफ का जो है, सेफ SEF, सो सेफ का आप अपॉइंटमेंट लेंगे। तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है फिनांसा। फिनांसा क्या देता है? फिनांसा देता है निफ नंबर, एंड निफ का फुल फॉर्म है número de identificação fiscal। इसका इंग्लिश मीनिंग जाने तो है टैक्स पे नंबर, जो गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करेंगे उसका नंबर। तो इस 4 महीने से पहला महीना जो है आपका अपॉइंटमेंट लेने में ही गुजर जाएगा। तो उस पहले महीने में आप क्या करेंगे? आप बैंक खोल सकते हैं, बैंक का अकाउंट खोल सकते हैं, पर बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको निफ नंबर चाहिए, तो आप पहले जाके निफ नंबर ले लेंगे। और उसके बाद जाके आप सर्विस सोशल सिक्योरिटी नंबर, उनका होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो उनसे आप ले सकते हैं। और सोशल सिक्योरिटी नंबर क्यों चाहिए? आपको जॉब के लिए चाहिए। ये मेरा पर्सनल सुझाव है कि 1 से 2 महीने में आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। 2 महीने ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि 1 महीने में रेसिडेंसी कार्ड मिल जाता है। तो आपके पास 2 महीने में आपका सेफ का अपॉइंटमेंट ले लिया, 1 महीने में रेसिडेंसी कार्ड मिल गया, 3 महीने पे आपका सब कुछ हो गया। 4 महीने गुजारा नहीं करना, 4 महीने बहुत ही रिक्स हो जाता है। चौथा महीना मत जाइए। तो चौथा महीने से पहले रेसिडेंसी कार्ड आपके हाथ पे हो जाना चाहिए। तो 2 महीने में क्यों बोल रहा हो? क्योंकि आपका जो है निफ नंबर ले लिया, सोशल सिक्योरिटी नंबर ले लिया, फिर कैसे भी करके एक जॉब ढूंढो। क्यों, उसमें बाद में बोलूँगा। तो अब आते हैं कि हाँ, तो जो 1 या 1.5 या फिर 2 महीने बाद जो सेफ का अपॉइंटमेंट है, तो उस दिन जाके हमको क्या ले जाना पड़ेगा हमारे साथ? क्या है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट कि हमको रेसिडेंसी कार्ड मिल जाए? तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स है कि पहला तो ये है कि आपके पास निफ नंबर होना चाहिए, जो मैंने पहले बता दिया कि आप फिनांसा से लेंगे। तो दूसरा जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो है आपका जो एड्रेस। आप जिस घर में रह रहे हो उस घर का जो ओनर है, जब आप रहना शुरू किया है तो पहले तो ये नॉर्मल है कि यूरोप में नॉर्मल है कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ जो है आपको जो रेसिडेंसी कार्ड आपको सीधा हैंड ओवर नहीं करेंगे। वो रेसिडेंसी कार्ड आपकी जो एड्रेस है उस एड्रेस पे कुरियर कर देगा, ये श्योर होने के लिए कि वो एड्रेस आपने सही दिया हुआ है। वो आपका जो है एड्रेस वेरीफाई ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं कि वो उस एड्रेस पे जाके पूछेंगे कि ये एड्रेस सही है या गलत है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ वेरीफाई करेंगे उस एड्रेस पे आपको कार्ड भेज कर। और बैंक का भी यही फंडा है, बैंक में भी आपको वो पेपर्स देना पड़ेगा, और बैंक का जो क्रेडिट कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड हो वो आपको एड्रेस पर कुरियर हो जाएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बैंक
कार्ड भेज देते हैं, बैंक अपना जो सिक्योरिटी पासवर्ड है वो लेटर भेज देते हैं, आपका कार्ड का जो पासवर्ड होता है वो लेटर भी भेज देते हैं आपको बिना बताए हुए। तो एड्रेस सही देना और आपका ही देना। तो हाँ, पहला हो गया कि आपका निफ नंबर, दूसरा हो गया आपका एड्रेस। तो तीसरा क्या है? तीसरा है आपका यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन लेटर। आप जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हो तो पुर्तगाल आने से पहले तो ज़रूर आपको भेज दिया होगा यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर, वो एडमिशन लेटर भी साथ में ले लेना। ये सिर्फ ये ही 3 डॉक्यूमेंट आपको पहले चाहिए होगा आपको रेसिडेंसी कार्ड के लिए। पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो एक और भी डॉक्यूमेंट बोला था जो है सोशल सिक्योरिटी नंबर, तो वो चौथा डॉक्यूमेंट कब लगेंगे भाई? मैं अभी बोलने वाला हूँ। तो पहले आपको ये 3 डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ेगा, और हाँ, साथ में पासपोर्ट ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि फॉरेनर्स के लिए तो वो ही सब कुछ है। तो पासपोर्ट और ये 3 डॉक्यूमेंट ही आपको चाहिए होंगे। तो आपको जो आपका फ़ोटो वगैरह कुछ भी नहीं लगेंगे, क्योंकि उनके पास मशीन है, उस मशीन से वो आपका फ़ोटो लेंगे और उस मशीन में ही अटैच्ड होता है फिंगरप्रिंट के लिए। तो वो लोग आपका फ़ोटो खींचेंगे और उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट भी वो रख लेंगे। और ये डॉक्यूमेंट भी आपको ऐसा नहीं है कि उनको दे देना पड़ेगा, उनके पास मशीन है, वो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आपका डॉक्यूमेंट लेंगे, फोटोकॉपी करके आपका डॉक्यूमेंट आपको वापस कर देंगे। और सिर्फ यही 3 डॉक्यूमेंट, और आपका जो पासपोर्ट, आपका जो रेसिडेंसी कार्ड मिलेगा वो मिलेगा 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा। मुझे बोला गया था कि 20 दिन में मिल जाएगा, और हाँ, 20 दिन में ही मिल गया। और मेरा जो है क्रिसमस का बंद भी था 1 हफ्ता, और ना होता तो फिर मुझे उससे भी पहले मिल जाता। तो क्रिसमस के लिए मुझे 20 दिन में मिल गया, इन 20 डेज। सो आपको भी मिल जाएगा फॉर श्योर, 1 महीने में मिल जाएगा। पर जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा वक्त लेते हैं सेफ वालों, क्योंकि उनको वेरिफिकेशन करना पड़ता है सारे चीज़ों का, क्योंकि वर्कर्स जो है वो ही 2 नंबरी करते हैं, या फिर कुछ एक कंट्री से दूसरे कंट्री आ जाते हैं बिना कोई वीज़ा के वगैरह वगैरह, तो उनके पास दिक्कत है। पर हम स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कि टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ पर पढ़ाई शुरू करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते। पर पुर्तगाल में वो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, कोई फिर जाते हैं जॉब के लिए, कोई आता है टूरिस्ट वीज़ा में फिर चले जाते हैं वर्क के लिए, कोई आता है कि कोई वीज़ा के अलावा ही कोई उनके पास दूसरे कोई यूरोपियन कंट्री का रेसिडेंट कार्ड होता है, तो वो पुर्तगाल आ जाते हैं और पुर्तगाल में ही ठहर जाते हैं। तो इसके लिए उनका प्रोसीड्यूर थोड़ा है डिफरेंट होता है, वो खुद ही अपना प्रोसीड्यूर को डिफरेंट जो है झंझट से भर देता है, उसका जिम्मेदार वो खुद है। पर हमारा ऐसा नहीं है। तो हाँ, आपको ये 3 डॉक्यूमेंट के साथ आपको जो रेसिडेंसी कार्ड मिल जाएगा वो होगा सिर्फ आपका पढ़ाई के लिए, पुर्तगाल में रहने के लिए। आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप मुझे पूछे कि रेसिडेंसी कार्ड जो है मिलेगा वो क्या मैं कोई जॉब कर सकता हूँ या नहीं, कोई भी काम आप नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ाई कर सकते। आपका रेसिडेंसी कार्ड में काम करने के लिए अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई के लिए आए हो तो पढ़ाई करो। पर ऐसा नहीं कि आप जॉब नहीं कर सकते। मैंने जब सेफ में गया था और मुझे ऐसा वीडियो भी बनाना पड़ेगा, और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी, मैं बहुत ही जल्द पुर्तगाल में ले आने वाला हूँ, तो उसके लिए भी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। तो मैंने बहुत सारी बात उनसे की है पर्सनली वहाँ पर बैठ के, और वो बंदा बहुत ही अच्छा था, मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने उनसे मैंने बहुत सारे सवाल पूछे, उसमें से एक ऐसा भी था कि हाँ, तो फिर क्यों हम जो है जॉब नहीं कर सकते हैं? जॉब के लिए तो अलाउ है। प्रोफेसर से भी मैंने बात किया था पुर्तगाल में आने से पहले, उन्होंने तो बोला हाँ मैं जॉब कर सकता हूँ। तो आप बोल रहे कि नहीं, क्यों? तो उन्होंने बोला हाँ भाई, आप जॉब कर सकते हो, पर डायरेक्टली आपको अब नहीं मिलेगा। आप इस रेसिडेंसी कार्ड को लो, उसके बाद आप जाके सोशल सिक्योरिटी, मैंने बोला था ना मैं वो बोलने वाला हूँ, तो हाँ, सोशल सिक्योरिटी नंबर भी लो, और इस नंबर पे लेकर आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा। आप जॉब ढूंढो, तो जॉब ढूंढने के बाद आपके पास जब जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उस डेस्क पे एक जीमेल नंबर लिखा हुआ था। तो उन्होंने बोला ये जीमेल नंबर आप ले जाओ, मैंने फ़ोटो ही खींच के ले लिया था। तो उन्होंने बोला कि हाँ, इस जीमेल नंबर पे हमको एक मेल कर देना कि आप जो है एक नई रेसिडेंसी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब परमिट के साथ, वर्क परमिट के साथ।
तो उस रेसिडेंसी कार्ड के लिए उस जीमेल में आपको आपका जो अभी का जो रेसिडेंसी कार्ड है, टेम्पोररी रेसिडेंसी कार्ड जिसमें वर्क परमिट नहीं है, वो रेसिडेंसी कार्ड का फ़ोटो ऐड करना पड़ेगा। गौर से सुनना। और फिर आपका जो निफ नंबर है उसका डॉक्यूमेंट का फ़ोटो ऐड करना पड़ेगा, और आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर उसका भी ऐड करना पड़ेगा, और आपका जो एड्रेस है उसका भी ऐड करना पड़ेगा, आपका जो यूनिवर्सिटी का जो है वो भी ऐड करना पड़ेगा, और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये 6 डॉक्यूमेंट आपको ऐड करना पड़ेगा उस जीमेल के अंदर, और फिर जाके आपको अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे, और उस अपॉइंटमेंट की दिन आप जाके फिर से दूसरा रेसिडेंसी कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अभी आप स्क्रीन में देख सकते हो मेरा रेसिडेंसी कार्ड का पिछला हिस्सा। तो यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर लिखा है N/A नॉन एप्लीकेबल, वहाँ पर आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी लिखा होगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपको 1 महीने में अपॉइंटमेंट मिल गया अच्छा है, या फिर 2 महीने में मिला तो और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि इन 2 महीने में ये मेरा सुझाव है कि पहले पुर्तगाल में आके जो मैंने बोला था पहले करने को वो करना, और उसके बाद इन 2 महीने में जैसे भी करके एक जॉब ढूंढो यार, जैसे भी करके एक जॉब ढूंढो, और जॉब मिलने के बाद जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेके सब कुछ लेके ही चले जाओ। जे हाँ मेरे पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, अब मुझे डायरेक्ट आप रेसिडेंसी परमिट दे दे जिसमें वर्क परमिट हो। ऐसा नहीं कि दूसरी बार आपको लेना पड़ेगा, क्यों हम वक्त और पैसा और एनर्जी ज़ाया करें। इसलिए ये मेरा सुझाव है, और मैं ये अप्लाई करने वाला हूँ अभी, क्योंकि मेरा रेसिडेंसी कार्ड है 1 साल के लिए था। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि मेरा जो कोर्स है वो 3 साल का है। अगर 2 साल का होता तो मुझे 2 साल का रेसिडेंसी कार्ड दे देता, 2 साल, और उसके बाद फिनिश। 2 साल के बाद आता है 3 साल। तो 2 साल 3 साल 5 साल में पुर्तगाल में रह सकता था। पर क्योंकि मेरा जो रेसिडेंस, मेरा जो कोर्स है उसका कोर्स का ड्यूरेशन है 3 साल, तो पहले ही अगर मुझे 2 साल दे देते हैं और उसके बाद मिलता है 2 साल के बाद हो 3 साल, तो मेरे पास टोटल कुल मिला के हो जाता है 5 साल। पर मेरा कोर्स का ड्यूरेशन है 3 साल, इसलिए वो 2 साल का नहीं दिया। इसलिए मुझे आर्टिकल 122 जो 2 साल का है वो मुझे नहीं मिला, मुझे मिला है आर्टिकल 97। तो मेरा जो आर्टिकल है उसमें मुझे मिला 1 साल का। तो 1 साल करके करके 1 साल 1 साल 1 साल 3 साल का मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब बैचलर कर रहा हूँ, इसका ड्यूरेशन है 3 साल। तो मुझे 3 साल में 3 रेसिडेंसी कार्ड लेना पड़ेगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस झंझट है, और पैसा तो बहुत ज़्यादा बांग्लादेशियों के लिए है। 157 197 रुपये नहीं, रुपये नहीं, 197 यूरो, 197 यूरो से ज़्यादा कुछ कुछ भी कुछ था पॉइंट है। मैंने 157.80 और 50 व्हाटएवर। सो ये यूरो मुझे 3 बार पे करना पड़ेगा। अगर 2 साल का मिल जाता तो एक पैसे से ही 2 साल का हो जाता, पर अभी 3 गुना ज़्यादा। तो पर कोई दिक्कत नहीं, इसकी 3 साल 1 साल 1 साल 3 साल के बाद भी मुझे, जब मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करूँगा तो मुझे 2 साल का मिल जाएगा, तो 5 साल हो गया। तो जो रेसिडेंसी कार्ड मेरा 1 साल होने को है, मैं पुर्तगाल में आ गया हूँ, 1 साल हो गया है, तो मैं अभी मुझे रेसिडेंसी कार्ड रिन्यू करना पड़ेगा। पर मैं जो थ्योरी आपको बता रहा था मैं वो अप्लाई करूँगा। अभी मैं हूँ ब्रागा में, मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। तो ये है हॉलीडे का जॉब, समर वेकेशन का जॉब है। तो अभी स्कूल शुरू ही होने वाला है, और मैं अपना स्कूल जो है ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। एक ही स्कूल से मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हूँ, क्योंकि उस सिटी में मुझे अच्छा नहीं लगता रहने के लिए। तो मैं दूसरी सिटी जा रहा हूँ, और अभी तक श्योर नहीं हो, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता, रिज़ल्ट नहीं मिला, एडमिशन मिलेगा या नहीं। तो रिज़ल्ट मिलने के बाद मैं बोल सकता हूँ। तो मेरा अभी प्लान यही है, अगर मैं एडमिशन अगर मुझे मिल गया तो मैं दूसरे सिटी में जाके मैं पहले रेसिडेंसी कार्ड रिन्यू अप्लाई के पहले मैं जाके जॉब ढूंढूंगा, और फिर जॉब के कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही मैं जो है सेफ पे जाके बोलूँगा कि हाँ इस बार मुझे डायरेक्ट वर्क परमिट के साथ दे देना 2nd ईयर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि रेसिडेंसी कार्ड के
मामले में जो सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि मैं सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया है। सो उम्मीद करता हूँ आप तक आपने इस वीडियो को देखा है। अगर देखा होगा तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, और शुक्रिया तो आपका भी करना चाहिए क्योंकि आपको मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया। तो कैसे मेरा शुक्रिया अदा करेंगे? इस वीडियो को शेयर करके। प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं और भी जो है भाई बहन जो भी पुर्तगाल में या फिर किसी भी कंट्री हो, यूरोप में आना चाहते हैं तो मैं मदद करूँ। बहुत सारे यूट्यूब का वीडियो है जो वो सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे जो इनसाइट का कितने पैसे कैसे कितना डॉक्यूमेंट, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देते क्योंकि उसका बिजनेस होता है, वो भी एक एजेंट है। पर मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई भी पैसे का मांग नहीं रखता हूँ। तो मैं एजेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद एजेंट से ठगा हूँ। एजेंट्स ने मुझे ठगा है, इसलिए मैं जो है ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का एक तरीके से जिम्मा ही लिया है। तो प्लीज़ मुझे मेरे इस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें खड़े उतरने के लिए मदद कीजिए, मेरा वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ताकि मैं अपना जो है इन्फॉर्मेशन लोगों पर बांट सकूं बिना किसी पैसे से। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा है ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप दे देना, और माफ़ी भी चाहता हूँ मेरा हिंदी के लिए। मेरे पास कोई इंडियन दोस्त है ही नहीं, मैं हिंदी में बात ही नहीं करता हूँ, मेरा हिंदी कैसे सुधरेगा यार। जो भी है अच्छा है। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के लिए, तब तक के लिए सेफ रहना, दूसरों को भी सेफ रखना। कोई बुली या हेट कमेंट्स मुझे मत ही करना क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो होप दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे रहिए। धन्यवाद। मेरे गले को क्या हो गया? वैसे मेरे पास थोड़ा सब्सक्राइबर है, उससे भी ज़्यादा मेरे पास हेटर्स है, और मेरा गले मेरा साथ नहीं दे रहा। गरम चाय पड़ा है, खा लो पी लो क्या। लगता है आज बहुत भौंक लिया।